मिस्टर आरिफ बायोलॉजी 10th क्लास। आज हमारा सेकंड चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है होम्योस्टेसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, होम्योस्टेसिस। सो व्हाट इज़ द होम्योस्टेसिस? अगर आप जनरली बात करें तो होम्योस्टेसिस होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रखते हैं, ठीक है। एट द बैलेंस आप कह सकते हैं कि बैलेंस रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, इंस्टेड ऑफ चेंज अकरिंग इन अ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज ए होम्योस्टेसिस। कि जानदार अपने अंदरूनी माहौल को तवाज़ुन में रखे, एतदाल में रखे, बैरूनी माहौल में तब्दीलियाँ आने के बावजूद। तो इस प्रोसेस को या इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंस्टेड change occurring in the external environment. External environment, ठीक है। कि एक जानदार अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है बाहर के माहौल में तब्दीलियां आने के बावजूद। उस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जानदार अपने अंदरूनी माहौल को एतदाल में रखना, एतदाल कह लें या तवाज़ुन कह लें, ओके। बैरूनी माहौल में तब्दीली आने के बावजूद, आने के बावजूद, ठीक है। यानी बाहर के माहौल बदल रहा है, वहाँ पे तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन जानदार अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखता है। इसे फिर आप होम्योस्टेसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जानदार का जो इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल बैरूनी माहौल, उसमें टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन इंसान अगर आप देखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो 37 सेल्सियस ही होता है। तो इसने इतना ही मेंटेन करना है, उसके लिए फिर ये जो मर्जी करता रहे, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें सेल है तो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर एंड सोल्यूट, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, लेकिन वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होने देता, ठीक है। तो ये सारा क्या कहलाएगा, होम्योस्टेसिस कहलाएगा, ठीक है। आप देखिए होम्योस्टेसिस के अंदर जो मेजर प्रोसेस है उसमें नंबर 1 आज आपके पास आता है थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद आप देखें ओस्मो रेगुलेशन, फिर एक्सक्रीशन। सो व्हाट इज द थर्मो रेगुलेशन? थर्मो रेगुलेशन होता है मेंटेनेंस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर क्या ले, टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या ले, एट टॉलरेंस रेंज, ठीक है। या आप कह लें टॉलरेबल रेंज, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना उस लेवल तक जहाँ तक वो बर्दाश्त कर सकता है। देखिए होम्योस्टेसिस का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि कंडीशन फिक्स हो जाएगी, ठीक है। फिक्स कंडीशन नहीं है, यानी कि अगर आप देखिए ना कि इंसान का टेम्परेचर 37 है, डज नॉट मीन इट विल रिमेन 37। इसकी कुछ बाउंड्री है, ये 36 से लेकर 38 तक थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया जाता है, ठीक है।
ये जो हम कहते हैं ना 37, एक्चुअल में ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी सबसे फेवरेबल टेम्परेचर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो बस सारा सिस्टम खराब होगा, नो, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। इसीलिए होमोस्टेसिस इज नॉट फिक्स कंडीशन, इट्स नॉट फिक्स स्टेट कि 37 है तो बस 37 ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस अगर आप देखें तो वो है ओस्मो रेगुलेशन। ये भी होमोस्टेसिस के अंदर ही प्रोसेस आता है। अब ओस्मो रेगुलेशन क्या आता है? एक्चुअल में इट्स अ मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर, ठीक है, यानी कि पानी और नमकियात, इनका जो है वो मेंटेन करना, यानी कहीं सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर या ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। वाटर या आपके पास जो नमकियात हैं, साल्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाए, तो इसको भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना क्या कहलाता है? ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप होमोस्टेसिस में प्रोसेस देखें तो वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सा मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेस्ट चीज़ें जो है वो बनती हैं। अगर उन वेस्ट को आप बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे तो ये क्या होंगे? बड़ी नुकसानदेह होंगे, टॉक्सिक होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं, ठीक है। सो एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट from body is called excretion, ठीक है। excretion इसको हम कहते हैं, ओके। नाइट्रोजनस वेस्ट ही हमने क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर वन, ये ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। तो और ये बनते भी ज़्यादा है। नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देखें न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं बॉडी में जो नाइट्रोजनस होती हैं। तो उनका मेटाबॉलिज्म जब परफॉर्म किया जाता है तो फिर इनके वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और ये टॉक्सिन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेजर 3 प्रोसेस हैं जो कि इस्तेमाल होंगे होमोस्टेसिस के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस की, या फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ओस्मो होमोस्टेसिस इन अ प्लांट। अगर आप होमोस्टेसिस इम्पॉर्टेंस की बात करें ना तो इसमें देखें ये जानदार के लिए क्या है? सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बका के लिए ज़रूरी है। देखें अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता तो बदलते हुए माहौल में वो सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें इट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, वो तब्दीली में भी जाता है होमोस्टेसिस की वजह से, ठीक है। कि देखिए ना, एक जानदार ने अपना माहौल चेंज किया है तो वो अपने आप को उस टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत क्या लानी पड़ेगी, उसको अडेप्टेशन लाना पड़ेगी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जानदारों के अंदर अडेप्टेशन जो है वो भी आती रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जानदारों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन environment, sorry on land, कि ज़मीन के ऊपर उनकी तकसीम, उनका जो फैलाव है वो बढ़ जाता है अगर वो होमोस्टेसिस कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं कर सकते तो फिर मुश्किल होगा। कि देखिए ना, इस वर्ल्ड में बहुत से रीजन्स हैं, उन रीजन के अपने एबायोटिक फैक्टर हैं, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर है। वो एबायोटिक फैक्टर को क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है, ओके। इसी तरह उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो उसको इसके काबिल बनाएंगे कि वो कंप्लीट कर सके।
सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लैंड ये भी एक होमोस्टेसिस की वजह से है कि वो ज़्यादा एरिया में मुख्तलिफ माहौल में अपने आप को सर्वाइव करवा जाते हैं। क्यों करवा जाते हैं? क्योंकि उनके पास होमोस्टेसिस का प्रोसेस है, वो ख़ुद को मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, अगर एक इंसान या एक जानदार जो है वो पहले बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहता था, पोलर रीजन में रहता था, तो अगर उसको कहीं थोड़ा बहुत चेंज करना है ना, किसी और माहौल में जाना है, तो वो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसके पास होमोस्टेसिस प्रोसेस है, वो अपने आप को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, इसी तरह अगर वो बहुत गर्म इलाकों में रहता है तो वो भी ठंडे इलाकों में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि उसके पास मेंटेनेंस है, वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो होमोस्टेसिस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड विल बी द ग्रेटर वन। लेट्स डिस्कस अबाउट होमोस्टेसिस इन प्लांट। होमोस्टेसिस इन प्लांट यानी कि पौधों में होम्योस्टेसिस। ठीक है, आप देखिए पौधों के अंदर बहुत सा मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके रिजल्ट में बहुत से वेस्ट बनते हैं। अब उनको मेंटेन करना पड़ता है, उनको रिमूव करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए जानदारों में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, अगर आप देखिए ना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल, और प्रोडक्ट क्या बनती? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो अगर आप इस ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, ये वाली ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन एक्चुअल में बाई प्रोडक्ट है। क्या है? बाई प्रोडक्ट, मतलब ऐसी है जो उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर इसको रिलीज करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप देखें प्लांट के अंदर दूसरा रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, सॉरी रेस्पिरेशन। दूसरा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वेस्ट है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं टर्म बाय टर्म। दिन के वक्त ऑक्सीजन होती है, रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड होती है। या बहुत डिम लाइट है तो फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो चुका है, तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, तो ये गैसेस है। हमने लास्ट जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमने पढ़ा था कि इन गैसेस का एक्सचेंज कैसे किया जाता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि ऑक्सीजन को जब प्लांट बॉडी से रिमूव करवाते हैं तो वो ज़्यादातर स्टोमेटा से करवाते हैं। स्टोमेटा, ठीक है, विच आर पोर्स इन अ गार्ड सेल। सिंपली क्या लें कि ये पोर्स होते हैं जो कि बनते हैं ड्यू टू गार्ड सेल्स, वहाँ से इसको रिमूव करवाया जाता है। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहें ना ये कहाँ कैसे मूव करता है, तो इसमें आप देखें, आप एक लीफ लें, इसका क्रॉस सेक्शन लें। क्रॉस सेक्शन में आपको सेल्स नजर आते हैं, मेसोफिल सेल्स। ये आपके पास मेसोफिल सेल्स हैं। यहाँ पर एपिडर्मस और ये लोअर एपिडर्मस है, इसमें होते हैं स्टोमेटा। तो देखिए मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर इनके अंदर क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन मेसोफिल सेल्स के अंदर रहेगी, फिर यहाँ से स्पेसिस में आएगी और स्पेसिस से आते हुए फिर स्टोमेटा से लीव करके चली जाएगी। ठीक है,
तो इस अंदाज में फोटोसिंथेसिस से बनने वाली ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करवा दिया जाता है। अगर डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब फोटोसिंथेसिस रेट स्लो हो गया है, तो उसका भी यही प्रोसेस होगा, यहाँ से इधर स्टोमेटा और देन आउट ऑफ द सेल। तो ये प्लांट जो है वो अपने एक्स्ट्रा गैसेस या वेस्ट गैसेस जो है उसको बॉडी से रिमूव करवा रहा होता है, तो इट विल बी कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ द होमोस्टेसिस। ठीक है। इसके अलावा सेकंड, अगर आप गैसेस के अलावा बात करते हैं तो फिर उसके पास वेस्ट प्रोडक्ट एक होती है वाटर। वाटर एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इस वाटर को कैसे रिमूव किया जाता है? दो प्रोसेस होते हैं। नंबर वन, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन आपने पढ़ा था कि पानी का पौधे की सरफेस से बुखारात बनकर निकल जाना, इसे आप कहते हैं ट्रांसपायरेशन। 9th क्लास में आपने ये बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा ट्रांसपायरेशन, उसके फैक्टर। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है स्टोमेटा के ज़रिए। ठीक है, स्टोमेटा के ज़रिए सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट के अंदर हो रही होती है। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ और प्रोसेस भी होते हैं, जैसे कि गटेशन। गटेशन एक्शन में ये वाटर ड्रॉप बनते हैं लीव्स के ऊपर। आप यहाँ पे देखें ये लीफ है, तो इसके ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उधर से क्या होता है वाटर नीचे से बाहर आना शुरू हो जाता है, इधर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है यूँ। ठीक है, जैसे ये वाटर ड्रॉप बढ़ता है, यानी ये पानी जो है जो पत्ते के अंदर से आ रहा है बड़ा होगा, तो बड़ा होने के बाद ये हैवी हो जाएगा वेट में और फिर ये नीचे गिर जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। बास प्लांट में गटेशन के लिए स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, और बास का ये भी मानना है कि रूट प्रेशर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गटेशन। ठीक है, आपको पत्तों के ऊपर पानी खड़ा हुआ नजर आएगा तो वो गटेशन है। इसमें एक और भी है ओस, शबनम। ठीक है, ड्यू जिसे आप कहते हैं। तो ड्यू और गटेशन में बड़ा वाज़ह डिफरेंस है। ड्यू एक्चुअल में क्या होता है कि आपके जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, जब उनका टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो वो आपस में कंबाइन होते हैं, तो ड्रॉप बनते हैं, फिर वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक वाटर का ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आना वो ड्यू है। गटेशन एक्चुअल में क्या है, पत्ते के अंदर से ही निकल रहा है पानी, और वो पत्ते के ऊपर एक लाइन में जो है वो बहुत से ड्रॉप जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है गटेशन। तो वाटर जो है वो इस तरह से अपना रिमूव करवाता है। इसके अलावा अगर आप देखें मेटाबॉलिक वेस्ट और बहुत से होते हैं, फॉर एग्जांपल हैवी मेटल्स हो सकती हैं। ठीक है, बहुत से नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं, तो उसको कैसे रिमूव करवाते हैं? उसको रिमूव करवाने के लिए डिफरेंट स्टेप हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं। लीव्स बेस्ट सोर्स, इसमें अपना सारा वेस्ट वो स्टोर करते रहते हैं, और आपको पता है खज़ां में पत्ते गिरा दिए जाते हैं। तो उसकी एक रीज़न ये होती है कि उन पत्तों के अंदर बहुत सा मेटाबॉलिक वेस्ट भर चुका होता है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए फ्रूट्स में अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट या हैवी मेटल्स वगैरह भरी जाती है। जैसे कि टोमेटो है ना, उसमें ऑक्सलेट और बहुत ज़्यादा आयरन वगैरह फिल कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें इस तरह से जो है वो रिमूव करवाई जा रही होती हैं। बास तो क्रिस्टल फॉर्म में भी लीव्स के अंदर स्टोर हो जाती है, और वो बचाते हैं साइटोप्लाज्म को फ्रीज होने में जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी वेस्ट होती, लाइक रबर जो है वो प्लांट का एक वेस्ट है, गम्स किकर प्लांट का ये वेस्ट है। ठीक है, इसी तरह लैटेक्स, ये भी स्टिकी मटेरियल होता है, ये भी बहुत से प्लांट का वेस्ट है। तो प्लांट बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज कर रहा होता है एज ए वेस्ट। इसी तरह आप देखिए म्यूकस, ये भी वेस्ट है, इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो देर आर द मैनी वेस्ट प्रोडक्ट विच इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल, रबर की फॉर्म में, गम्स की फॉर्म में, म्यूकस की फॉर्म में, लैटेक्स की फॉर्म में। ठीक है,
और बाज़ दफ़ा तो मिल्की मटेरियल भी रिलीज़ होता है। तो ये सारा का सारा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट होमोस्टेसिस इन प्लांट। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। आप बेटा वीडियो को देखें और उसको लाइक करें। जो बातें नहीं समझ में आती या कोई सवाल अगर होता है तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू। होपफुली कि आप इसको समझेंगे, याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।